लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीक लक लब्बाइक इन्नल हम्दा वन्नियामता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जे के प्रोग्राम के ताज़ा शुमारे में तमाम देखने वालों का इस्तकबाल और बहुत बहुत खैर मकदम। आज जुमेरात है, जून के महीने की 8 तारीख 1444 हिजरी के ज़ीक़द की आज 18 तारीख है। और जब हम बात करते हैं ज़ीक़द के महीने की, इस्लामी कैलेंडर का 11वां महीना, और इस महीने की ख़ास अहमियत और अफादियत यह है कि दुनिया भर से आज़मीन हज इसी महीने के दौरान हरमैन शरीफ के लिए रख्ते सफ़र बांधते हैं। और हज 2023 के सिलसिले में श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से पहला काफ़िला जो है कश्मीर का, हमारे यहाँ का, वो रवाना हुआ और जम्मू कश्मीर के इज़्ज़त माब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब ने काफ़िले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि इस मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले तमाम आज़मीन का हज कबूल हो और परवरदिगार हमें भी सादत अता करे कि हम भी उस पाक जगह पर पहुंच पाएं और ये जो हमारी इबादत का बहुत ही अहम हिस्सा है, परवरदिगार करे कि हम भी इससे मुस्तफ़ीद हों। आप जानते हैं कि प्रोग्राम में अलग अलग दिनों के मौक़ों पर हम अलग अलग शख्सियात को मदऊ करते हैं प्रोग्राम में, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात होती है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि कई ऐसे मौज़ूआत, कई ऐसे टॉपिक्स, कई ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर हम आम जिंदगी में कम ही सोचते हैं, लेकिन उन मौज़ूआत की, उन सब्जेक्ट्स की, उन फील्ड्स की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि जब उनके बारे में फिर हमें जानकारी हासिल होती है तो इंसान दंग भी रहता है और कहीं ना कहीं इस सोच में पड़ता है कि आज तक मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। एक ऐसा ही मौजू, एक ऐसा ही टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि इसके साथ यूं कहिएगा कि बिल वास्ता या बिला वास्ता हम सब का ताल्लुक है, हम सब इसके साथ जुड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में भरपूर तरीके से उस मौजू के हवाले से, उस फील्ड के हवाले से जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आपको बता दूँ कि आज के शुमारे में मेरे साथ रहेंगे ताबिश। कैसे हैं ताबिश? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऑल गुड, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताबिश, जाहिर सी बात है प्रोग्राम के आगाज़ में मौसम के हवाले से जो है कुछ बातें ज़रूर आपने पहुंचानी होंगी हमारे नाज़रीन तक, और हमारे यहाँ की शहराओं के हवाले से भी कुछ बातें, कुछ अपडेट्स जी। मगर तो इतफाक करान ये मौजू का आज इंतखाब कोरमुत बिल्कुल आम पे इथन टॉपिकन मुतलिक सोचा कि मगर ये पत वन तुम पगह कर फलन मेहमान से मुलाकात, फलन मेहमान से कत कर, पे थोड़ा रिसर्च कर पन्ने जाए, पे यह ग रियलाइज कि पस पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बिल्कुल सही फरमाया आपने अजहर, और ये हमारा फ़र्ज भी बनता है बहैसियत मेज़बान की जिस मौजू के हवाले से हम अपने मेहमान से बात करेंगे उस मौजू के हवाले से हमें भी कुछ जानकारी हो। और ख़ासतौर पर चूँकि आपने इस मौजू के हवाले से जिस मौजू के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जब हम कल फ़ोन पर बात कर रहे थे तो फ़ोन पर बात करते करते भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। बहरहाल आज इसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा क्या हाल हैं आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि अजहर ने भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आज़मीन हज का पहला काफ़िला कल रवाना हो गया। उनसे इस्तदा है, उनके घर वालों से हम गुजारिश करते हैं कि उन्हें हमें अपनी दुआओं में ज़रूर, और उनके घर वालों को मुबारकबाद भी, बिल्कुल मुबारकबाद, सद मुबारकबाद। बहरहाल प्रोग्राम के आगाज़ में हम अब तक मौसम और शहरों के हवाले से जानकारी पहुँचाते हैं। मौसम में अच्छी खासी तब्दीली आ गई है, धूप भी अच्छी खासी है। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को काजीगुंड से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और मुगल रोड पर मेंटेनेंस को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक यानी वन साइड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तयाब है। जैसा कि अजहर ने भी अभी ये फरमाया कि आज जिस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे,
अज़हर ने थोड़ा सा इशारा तो दे दिया है, मैं मज़ीद ये इशारा देता हूँ कि आज हम उस मौजू के हवाले से बात करेंगे, उस मेहमान के हवाले से बात करेंगे जिन मेहमान का ताल्लुक वो एक ऐसे महकमे की सरबराही कर रही है जिस महकमे से हमारा जो हमारी जो माशी ज़िंदगी उसका ताल्लुक है, हमारी जो रोज़मर्रा की ख़रीद व फ़रोख्त है, हमारी जो मुलाजमत है या हमारा जो कारोबार है, वो सब इस डिपार्टमेंट से, इस महकमे से मुंसलिक है। और मैं अज़हर से रिक्वेस्ट करूँ, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये वो जो क्यूरियोसिटी, जो तजस्सुस है, ये ख़त्म करें और अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस करें। राइट ताबिश, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो हमारी जब माशी ज़िंदगी की हम बात करते हैं तो उसमें बड़ा अहम रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन का। टैक्स की लेन देन का मामला, टैक्स देना और टैक्स लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब टैक्स दिया जाता है तभी जो है हमारे लिए डेवलपमेंट के काम होते हैं। टैक्स की एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी इफ़ादियत है। लेकिन क्या अहमियत है, क्या अफादियत है एक लेमेन के लिए, कि आम इंसान के लिए? उसी पर रोशनी डालने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को मौजूद किया है। आप सीनियर IAS हैं और आप जो है स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में कमिश्नर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और अच्छी बात यह है, खुशी का मकाम यह है कि आज सवेरे जब ये स्टूडियो में तशरीफ़ आवर हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा 1 साल मुकम्मल हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जाहिर सी बात है, इनके तजुर्बात, इनके मुशाहिदात से हमको बहुत कुछ समझने का, सीखने का, जानने का मौका मिलेगा। तो आइए करते हैं आज के मेहमान से मुलाकात। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर रश्मि सिंह। आपका बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ में, आपके तारुफ में बहुत कुछ कहा जा सकता है क्योंकि आपकी बड़ी अचीवमेंट्स है ज़िंदगी में। गालिबन 2007 बैच की आप IAS हैं जी। तो उसके बाद का ये जो सफ़र है अभी तक का, इसमें बड़े उतार चढ़ाव रहे होंगे। और उससे पहले का भी जो सफ़र है बचपन का, अलग अलग लोगों की ज़िंदगियों में बचपन अलग अलग किस्म का होता है। कुछ बचपन में बड़े नटखट होते हैं, बड़े शरारती होते हैं, कुछ बड़े सुलझे हुए होते हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो आप बचपन में कैसी थी, कैसी तबीयत थी आपकी, कहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई और तरबियत हुई, उस पर हम ज़रूर आएंगे। लेकिन आमतौर पर हम पहले सॉन्ग से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम मेहमान को मुतारिफ़ करवाते हैं। लेकिन आज हमने थोड़ा सा उसमें तब्दीली की, इस वजह से भी कि चूँकि कश्मीर में जब आप आए हैं तो हम नमकीन चाय से आपका इस्तकबाल करते हैं, अपनी खूबसूरत सेट से आपका इस्तकबाल करते हैं और अपनी खूबसूरत मौसीकी से आपका इस्तकबाल करते हैं। और जो हमारी कश्मीर की मौसीकी है वो अपने आप में बड़ी मुनफरिद है, बड़ी सुहानी है और बड़ी खूबसूरत है। तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम के आगाज़ में जो हम नगमा पेश करें वो हम आज आपकी नज़र करेंगे। और ये गाने वाली पेश करने वाली हैं कश्मीर की बहुत ही मशहूर मारूफ गुलकारा दीपाली वातल जी। तो आपको भी सुनाते हैं और हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बोलिए नाज़रीन, करो तिल आज के प्रोग्राम में शुरुआत मौसीकी से थी। पुरज़रब अर्ज़ करान से दीपाली वातल जी से खूबसूरत खुशलान आवाज़ मज़ वात तोहतामत सैनिस मेहमान इस्लाम ये बात।
अशकनी आब बरम चान लोल रे चान लोल रे नहा जोई अशकनी आब बरम चान लोल रे चान लोल रे श्रनिदार सन सज बंदिर गरम चान लोल रे चान लोल रे मत रोज दमा रोज दरम चान लोल रे चान लोल रे मत रोज दमा रोज दरम चान लोल रे 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 वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिटाब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। वेलकम बैक। हम सभी का पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैंड के, जो हर दिन हर सुबह आप तक पहुंचता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते हैं जिनकी ज़िंदगी, जिनके तजुर्बात और मुशाहदात से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इसके अलावा जो है हम आपसे दरख्वास्त ये भी करते हैं अक्सर ही कि टीवी सेट के साथ साथ आप चाहें तो यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। और प्रोग्राम में जब हम किसी गेस्ट को मदऊ करते हैं, मेहमान को मदऊ करते हैं, तो उनके काम के हवाले से खासकर अगर कुछ इस्तफसारात हों, सवालात हों, तो आप बिला झिझक वो पूछें। जो हमारा लाइव चैट है यूट्यूब का, उसके ज़रिए तो मैं देख रहा हूँ ताबिश आज भी बहुत सारे कमेंट्स इनफैक्ट 8 बजे से पहले ही लोगों ने भेजने शुरू किए हैं। तो उसमें ख़ासकर जो रिफ़त जान साहिबा हैं ये अक्सर ही भेजती हैं अपने ख़यालात और इस्तफसारात और प्रोग्राम के हवाले से नेक ख्वाहिशात, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शब्बीर अहमद साहब, फ़ारूक अहमद फ्राम नाउ बुक, उसके बाद रिफ़त जान साहिबा ने कुछ और भी लिखा है। जीशान ने बड़ी तारीफ़ें की हैं, बहुत शुक्रिया जीशान साहब। हमारा आरिफ और दूसरे साथी मुश्ताक राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर अब आते हैं हमारे आज के मेहमान की और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के सफ़र, तजुर्बात और मुशाहिदात के बारे में, ख़ासकर बचपन के बारे में, जिस बारे में मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा बचपन में कितनी नटखट थी, शरारती थी, या कितनी सुलझी हुई डिसिप्लिन थी। तो बताइए कि मैम कैसा था आपका बचपन, कहाँ गुजरा आपका बचपन और किस माहौल में गुजरा आपका बचपन? मेरा बचपन बिहार में गुजरा। और माहौल तो वहाँ पर एक ऐसा दौर था जहाँ पर बच्चियों की शिक्षा को, पढ़ाई को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। और मैं ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ पर मुझे मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने इसके जो वहाँ की जो एक आम जो सोच थी कि नहीं लड़कियों को उतने पढ़ा करके क्या करना है, उस सोच को उन्होंने ब्रेक किया। तो मुझे अच्छी तालीम का मौका मिला और मैंने बिहार के बाद जो है वो दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाई की और जो हिंदू कॉलेज है वहाँ से मास्टर्स किया। और आगे मुझे सरकार के तहत जो एक हमारा एक स्पेशल कोर्स होता है जिसमें कि DOPT हमें स्पॉन्सर करता है, तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
हमने सेकंड मास्टर्स किया पब्लिक अफेयर्स में। तो इस तरह से ये जो एक सफ़र थी मेरी कि एक अच्छी तालीम से आप अपने और इरादे को आगे मंसूबों को जो बढ़ा सकते हैं कि हम क्या करें, क्या कर पाए, तो वो तालीम के कारण जो है वह संभव हो पाया। बिल्कुल सही फरमाया। जैसे कि अजहर ने कहा कि आपकी इस बातचीत से लगता है कि आपका जो बचपन है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और ऐसा लग भी रहा है। लेकिन जब आपने डॉक्टर रश्मि इस कोर्स का इंतखाब किया, इस कोर्स के बारे में सोचा कि आई वांट टू बी एन IAS और यू वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट, तो ये जो फैसला था इससे ये आपने डिस्कस किया अपने घर वालों के साथ, हाउ वाज देयर रिएक्शन, और फिर आपने ये सब? बिल्कुल देखिए, पब्लिक सर्विस एज ए करियर वो एक बहुत बड़ी एक चुनौती भी हो जाती है, और साथ ही चुनौती इसलिए क्योंकि बहुत कुछ जो है वो करने के लिए होता है, और बहुत लोगों का जो लाइफ है वो आप इस करियर से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वैसे लोगों का लाइफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट के स्कीम्स की, प्रोग्राम की जो है आवश्यकता ज़्यादा होती है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो पहले तो एज अ करियर ऑप्शन यदि आपके अंदर वो जज्बा होता है कि आप ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे आप लोगों के हित में काम करने का जो एक मंसूबा रखते हैं, सर्विंग पीपल, तो इसलिए जो है मेरे अंदर यह बात शुरू से थी। क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मुझे अपने लिए किसी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए काम करना है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बाकी लोगों की ज़रूरत के लिए ज़्यादा काम करना है, क्योंकि हमें तो अपने परिवेश में जैसे मुझे महसूस होता था कि हमें तो सब कुछ मिला है, तो हम क्यों ना दूसरों के लिए काम करें। दूसरी ऐसी बच्चियां जो शिक्षा हासिल जो नहीं कर पाएंगी, या दूसरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां, उनके लिए, या फिर स्वास्थ्य के लिए, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, तो ये सब चीज जो है जब हम एक बड़े कैनवस पे जब हम काम करने का मंसूबा रखते हैं तो पब्लिक सर्विस अपने आप एक अच्छा करियर हो जाता बन जाता है। बिल्कुल। तो और उसमें फिर मेरे माता पिता ने बहुत इनकरेज किया इस बात के लिए कि मैं यदि ऐसा करना चाहती हूँ तो ये रास्ता जो है मैं उसको चयन करूँ और उसके लिए मेहनत करूँ। सही बात है। तो मेहनत पे यकीन किया, मेहनत बड़ी किया। बात मैम यह है कि इसमें जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स से खासकर बेटियों की पढ़ाई के हवाले से जब वो दिलचस्पी दिखाते हैं, उसके बाद वो बेटी उनका नाम रोशन करती है, एक बड़े मकाम तक पहुंचती है, तो सबसे ज्यादा जो मुबारकबादी के मुस्तहिक होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तो हम आपके पेरेंट्स को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, सल्यूट करते हैं उन्हें कि उन्होंने एक ऐसे माहौल में जहां पर बेटियों की पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन उस सोच को एक तरफ छोड़ के उन्होंने आपको इनकरेज किया, पढ़ने का मौका दिया, और आपने कर दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। वंडरफुल। तो मैम अब आते हैं हम आपकी जिम्मेदारियों के हवाले से बात करनी है। हालांकि आपकी अपनी शख्सियत बड़ी इंस्पायरिंग है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, इतनी अहम है कि उसके हवाले से बातें करनी है, और हमारे जो नाज़रीन उनके एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो सबसे पहले आपको और आपकी टीम को स्कॉच अवार्ड आपको दिया गया है हाल ही में, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। फाइनेंस कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत ही बड़े एजाज की बात। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम इंसान के लिए, एक हमारे आम व्यूअर के लिए, व्हाई इज टैक्स कलेक्शन इंपॉर्टेंट, और टैक्स कलेक्शन का आपका क्या तरीक़ेकार है जम्मू कश्मीर में? पहले तो आपने अवार्ड की बात की, तो आपके इस कार्यक्रम के साथ जो है मैं एक मौका यह देती हूँ अपने टीम के हर उस सदस्य को बधाई देने का जिन्होंने इसके लिए रात दिन मेहनत किया है। और सिर्फ यह एक साल की बात नहीं है, वो मेहनत जो है ओवर इयर्स होता है। तो उसमें हमारे गार्ड भी होते हैं, उसमें हमारे सब इंस्पेक्टर होते हैं, उसमें हमारे इंस्पेक्टर होते हैं, उसमें हमारे ACs हैं, हमारे DCs हैं, हमारे पूरे असेसमेंट ऑफिसर का जो बड़ा नेटवर्क है, तो उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगी इसके लिए, और समर्पित करना चाहूंगी उनको इस अवार्ड को। और एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि जब कामयाबी मिले तो वो ये नहीं समझते हैं कि मेरी कामयाबी है, पूरी टीम की कामयाबी है। वो है भी, बिल्कुल है, मैं इस बात पे यकीन भी करती हूँ। और दूसरा कि आपने कहा कि टैक्स का किस ढंग से जो है हम कलेक्शन होता है, कलेक्शन का पूरा एक प्रणाली क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम टैक्स की बात करते हैं, स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, GST जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि एक यूनिफॉर्म टैक्स है, जिसको कि एक वन नेशन वन टैक्स रेजीम में जो है एक
छत के नीचे बहुत सारे टैक्सेस को लाया गया। आपको पता होगा पहले करीब 17 ऐसे टैक्सेस थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इस कैटेगरी में आते थे। तो उन सबको मिला करके एक टैक्स जब लाया गया यूनिफॉर्मिटी के साथ में, वो उसके साथ ही साथ जो है जो तब्दीलियाँ आई प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में, तो उन तब्दीलियों को पहले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना, उसके लिए व्यवस्था को कायम करना। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसमें सर्विसेज बड़ी डिजिटल हैं, ऑनलाइन हैं, और जो डेटा है, सारा डेटा जो है, एक हम कहते हैं कि ऑटो पॉपुलेटेड डेटा भी आजकल होता है कि आप जो कई रिटर्न्स आपको भरने पड़ते हैं, तो जो रिटर्न्स भरने पड़ते हैं उसमें खरीद, आपने क्या खरीद की, आपने क्या बेचा, तो इस तरह का अपना डेटा आंकड़ों को डालना पड़ता है प्रूफ के साथ में। जो इनवॉइस का एक सिस्टम होता है, तो वो सब एक मतलब पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले प्रोसेस में जो कि आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, वो तो बिल का होता है। ठीक है, क्योंकि ये जब आप कुछ खरीदते हो तो आप सबसे पहले अपना यह देखते हो कि कागज कोई आपको मिला जो कि एक प्रूफ है, जो कि एक डॉक्यूमेंट है कि आपने चीजों को खरीदा। कल इसमें कोई डिफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम आए, बिल्कुल, तो सबसे पहले तो वही है। और ये मतलब हर आम की जिंदगी में ये एप्लीकेबल है। तो एक तरह से आप देखें कि जब हम टैक्स पेयर की बात करते हैं तो वो टैक्स पेयर से वो नहीं है जो कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। टैक्स पेयर ऐसे सभी लोग हैं जिनका की टैक्स में योगदान है। सही बात, ठीक है। तो मतलब बड़ी से बड़ी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मुझे लगता है कि ये एहसास सबको होना चाहिए कि हमारा जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे इस टैक्स सिस्टम में। वी आर ऑल इक्वल स्टेक होल्डर्स। अब उसमें टैक्स पेयर जो हमारे हैं, जो डीलर्स हैं और जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, उनको एक बहुत बड़ा डायरेक्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज्यादा और हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स लोगों से कलेक्ट करते हैं और वो हमें देते हैं, जमा करते हैं। और जब वो हमें जमा करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको क्या करना होता है कि रजिस्टर्ड करना होता है उन्हें डिपार्टमेंट के साथ में, जिससे उन्हें एक जीएसटी नंबर मिलता है। और जीएसटी नंबर के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको टैक्स भरना ही है, उनको बहुत फायदा भी होता है। इस जीएसटी नंबर जब वो लेते हैं उनको फायदा ये होता है क्योंकि पूरा जो सिस्टम है, जो मैंने वन नेशन वन टैक्स की बात की, तो इसमें जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस है कि आप सामान बाहर भी भेजते हो, बाहर से लेते हो, और कई स्टेजेस पे आपका वैल्यू चेन बना रहता है। तो वो जो वैल्यू चेन है, तो उसमें पहले जो एक बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेशन इन्वॉल्व हो जाता था, जिसको हम कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया है अब, क्योंकि ये पूरे चेन में जो है, जो वैल्यू चेन है, इसमें यह देखा जाता है कि डबल टैक्सेशन नहीं हो। तो वो कैसे अवॉइड होता है? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक सिस्टम है। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब आपने पूरे चेन को जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, ताकि आप उसका क्रेडिट ले पाएं। कि एक ही आइटम पे ये नहीं है कि आपको बार बार आपने टैक्स दिया, लेकिन अगर आपने दिया तो उसका जो है आपको इनपुट क्रेडिट के फॉर्म में उसको वापस मिलेगा। मतलब आपकी एक टैक्स लायबिलिटी होती है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी को दो तरह से लोग देते हैं, एक तो कैश के थ्रू देते हैं और एक जो है अपने इनपुट टैक्स से उसको डिफरे करते हैं उस टैक्स लायबिलिटी को। क्रेडिट जिसको हम कहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी वो क्रेडिट है, तो आपने टैक्स दो तरह से दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो इंटरनल हमारा अभी जो ग्रोथ है, तो उसमें हम इन चीजों को देखते हैं कि कितने लोगों ने किस ढंग से टैक्स को दिया है। और आपको यह बताते हुए हमें खुशी है कि अब हमारा जो कैश कलेक्शन का सिस्टम जो आपने बात कही, तो उसमें इंटरनली हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है कि कैश से, सिर्फ इनपुट से नहीं, कैश से लोग जो है अपने टैक्स पेयर्स जो हैं वो टैक्स को दे रहे हैं। तो वो उसमें ग्रोथ इजाफा इतना ज्यादा हुआ है कि अब सिर्फ अप्रैल के महीने का मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर हमारा 44% ग्रोथ रेट ओवर लास्ट ईयर अप्रैल दिखाया, एंड वी वर नियरली ऑन द टॉप ऑफ ऑल द अदर स्टेट्स। हाउ इज इट पॉसिबल? आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टैक्स पेयर्स, बिकॉज द टैक्स पेयर्स, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि ऑनेस्टली अपने टैक्स को सिस्टम में आए, ठीक है, नेट में आए। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इसमें एक बड़ी इंकरेजिंग बात ये होगी कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो बहुत खुशी खुशी टैक्स अपना देते हैं,
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्हें हम ये भी बता दें कि आप जो ये टैक्स देते हैं, बल्कि उन लोगों को भी इंकरेज करने के लिए जो अभी भी कतराते हैं टैक्स देने में, कि ये टैक्स का पैसा जो है किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो प्रोग्राम में आगे उस हवाले से बात होगी। फिलहाल हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा और वक्फे के बाद हम लौट के आएंगे तो अपने नाजरीन तक अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचाएंगे और हमारी आज की जो मेहमान हैं इनके साथ और भी बहुत सारी बातें होंगी इस दिलचस्प मौजूद दिलचस्प टॉपिक के हवाले से। आपसे ये दरख्वास्त कि आप जुड़े रहें और देखते रहें हमारा, आपका, हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में, एंड वी आर वेरी प्लीज्ड टू हैव डॉक्टर रश्मि सिंह IAS एंड शी इज सर्विंग एज कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट JNK टुडे विद अस। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां। मेरे पास उर्दू रोजनामा है और उर्दू रोजनामे में सबसे पहली खबर, अहम खबर शाया हुई है, वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। 630 आज़मीन हज 2 काफिलों में श्रीनगर से जिद्दा रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन हज को अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी ऑलराइट, मेरे पास उर्दू अखबार है। इस अखबार के पहले सफ़े पर एक अहम खबर शाया हुई है, इसी की सुर्खी सुनिएगा नाज़रीन। नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए हम कोशां हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, देही व शहरी तफावत का खात्मा हमारा अज़्म। हुकूमत ज़मीन रखने वाले गरीबों को ज़मीन और घर भी फराहम करेगी, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास और इससे एक अहम खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। यात्रा का हमारी माशत और जाम सकाफत दोनों पर अहम असर पड़ता है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता, यात्रियों को बेहतर सहूलियात और सफाई सुथराई फराहम करने के लिए वसी इंतजामात किए जाएंगे। जी, और मेरे पास एक अंग्रेज़ी अखबार है और ड्रग्स के हवाले से, मनशियात के ताल्लुक से आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों में भी अब ये शऊर पैदा हो रहा है कि वो रिपोर्ट करें। अगर कहीं पर वो देख रहे हैं कि किसी को ये बुरी आदत लगी है तो उसकी मदद करते हुए हमें उनको मरीज समझना चाहिए, हमें उनको मुजरिम नहीं समझना चाहिए। उनकी मदद करते हुए उन्हें किसी डे एडिक्शन सेंटर पर ले जाना, अब आम लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। तो 2 खबरें हैं इसी हवाले से जिनकी सुर्खियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। 2 ड्रग पेडलर्स बुक्ड अंडर PIT NDPS एक्ट पुलिस, और दूसरी सुर्खी ड्रग मीनस मेजर थ्रेट टू JNK सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, DGP दिलबाग सिंह। और एक सुर्खी इस अखबार की 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड फॉर जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। जी, आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। दोनों खबरें खेल के हवाले से शाया हुई है। पहली खबर, श्रीलंका सिक्योर्स ODI सीरीज फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर चमीरा हेरोइक्स। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, उड़ीसा ट्रेन ट्रेजिडी के हवाले से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम्स ऑब्जर्व 1 मिनट साइलेंस वेयर ब्लैक आर्म बैंड्स। जी, 2 अखबार पहले सफ़े पर रकम दराज है। जम्मू कश्मीर सब्जियों की पैदावार में भी खुद कफील नहीं, रसद और तलब में 30% कमी। सालाना पैदावार 24,000 मेट्रिक टन, दरामदात पर सालाना 676.52 करोड़ रुपए सर्फ। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। जी, शुक्रिया अजहर। डॉक्टर रश्मि, हम इस बारे में हवाले से बात कर रहे थे। आपने डिपार्टमेंट का एक ओवरव्यू दे दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया। आपने ये दिखाया कि डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। एक और बात जहन में ये आती है कि ये जो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है टैक्स कलेक्शन, राइट? सो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो डिपार्टमेंट है जब टैक्स कलेक्ट करता है उसके बाद ये कंट्री की या स्टेट की जो ओवरऑल इकोनॉमी होती है उसको कंट्रीब्यूट कैसे करता है? जी,
ये जो जीएसटी जैसे है हमारा मेजर टैक्स रेवेन्यू, और स्टैंप का भी टैक्स रेवेन्यू है, एमएसटी भी है, तो इन सबों का एक कंट्रीब्यूशन हमारा यहाँ का स्टेट के जीएसडीपी जो रेशियो अगर आप देखेंगे तो अगर सिर्फ जीएसटी को लूँ तो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो पूरे स्टेट का जो मतलब हमारा टैक्स रेवेन्यू का सब्सटैंशियल पार्ट जीएसटी से कंट्रीब्यूट किया जाता है, ओन टैक्स जो हम जनरेट करते हैं स्टेट में। तो वो अपने आप में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स जो आप देखते हैं, तो अल्टीमेटली जितना हम रिसोर्स बेस को इंक्रीज करते हैं तो वो डेवलपमेंट वर्क्स में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, वो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो बाकी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, घर है, तो स्कीम्स तो हैं भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है, लेकिन इंटरनली जितना टैक्स रेवेन्यू रोबस्ट होता है तो उतना ज़्यादा जो है उसको डेवलप करने में, लास्ट माइल तक डेवलपमेंट स्कीम्स को पहुंचाने में जो है वो ज़्यादा मजबूती आ जाती है। That's how we contribute, I would say, to the economy part of it. Right, कमिश्नर साहब देखिए, जीएसटी से पहले 2017 की बात है जब नाफिज हुआ जीएसटी हमारे यहाँ भी, उससे पहले वैट नाफिज था, और जब जीएसटी नाफिज होता है उसके बाद जो हमारी टैक्स कलेक्शन है उसके दो हिस्से होते हैं। एक हम एसजीएसटी के तहत 50% जो है वो सेंटर को जाता है, और सॉरी सीजीएसटी के तहत जो 50% है वो सेंटर को जाता है, और जो एसजीएसटी है वो स्टेट को वो हिस्सा मिलता है। तो ये जो ये 50% का जो हमारा टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि वो सेंटर को चला जाता है, तो हमें उसे कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के तहत हुकूमत की जानिब से कहा गया कि मदद की जाएगी जम्मू कश्मीर की, यूटी की, लेकिन वो नाफिज था गालिबन जून 2022 तक ही उसकी वैलिडिटी थी। तो अब इसके बाद जो है अगर हम इस वक्त खसारे में है क्योंकि टैक्स हमारा जो है आधा बाहर जा रहा है, लेकिन वहां से हमें कंपनसेशन कैसे मिल रही है और उसको किस तरह आप टेकअप कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? देखिए, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंटरस्टेट वाले में जो एडजस्टमेंट होता है, तो एडजस्टमेंट में ऐसा नहीं है कि हमारा टैक्स बाहर जा रहा है। मैं इसको उल्टा ये कहती हूँ कि हमारा जो टैक्स का एक, क्योंकि एक यूनिफॉर्म अब एक टैक्स है, तो उसमें एक रेशियो बना हुआ है बड़े साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी, कि उस यूनिफॉर्म टैक्स में जो मैंने जैसे बात कही कि आईजीएसटी भी है, आईजीएसटी जो इंटरस्टेट का गुड्स ट्रांसफर का ये करता है, तो इसका एक पूरा एक फॉर्मूला है जिसमें डिवीजन बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, उसका फॉर्मूला है। तो अब इसमें इजाफा जहां तक करने की बात होती है, तो इजाफा जो है इसमें देखिए दो ढंग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोशिशें हमारी है रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे भी काम करने की, साथ ही साथ प्रमोटिव मैकेनिज्म पे काम करने की। तो जो प्रमोटिव है, प्रमोटिव में जैसे टैक्स बेस को बढ़ाने का काम वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए एक तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो कि रजिस्टर्ड है, टैक्स नेट में आए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ जो उनके साथ जो चेन बनी रहती है, जो परचेज और सेल में जो उनके चेन में है, वो लोग भी अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड इनवॉइस सिस्टम के तहत जो है, जैसे अगर कोई भी इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो ई वे बिल जनरेट होता है, तो उसमें करेक्ट डिस्क्लोजर हो, तो एक पूरा टैक्स कंप्लायंस बिहेवियर जो है उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए, ताकि जो डिटरेंट्स हैं रेगुलेशन में, मैंने कहा कि डिटरेंट पे भी हम काम करते हैं। एक तरफ हम प्रमोट कर रहे हैं टू मेक थिंग्स इजियर, सिंपलर, जहां पर अब जैसे मैंने कई जगह विजिट किया जहाँ जो फार फ्लंग एरियाज है, रिमोट लोकेशंस है, स्मॉल टैक्स पेयर हैं जिनको कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने सुविधा केंद्र, फैसिलिटेशन सेंटर के मॉडल को अडॉप्ट किया कि कनेक्टिविटी इंश्योर्ड हो, आप रिटर्न्स को फाइल कर सकें समय पे। और इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा यह भी हुआ कि हमारा रिटर्न कंप्लायंस जो फाइलिंग परसेंटेज है उसमें हमें ओवर लास्ट 1 ईयर 28% हमारा इंक्रीज हुआ है। तो वो एक कंप्लायंस को कैसे हमें इंश्योर करना है, और एक तो करेक्ट डिस्क्लोजर, इसमें भी हम इंसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल डेटा जो है उसमें जो मिसमैच है ना आंकड़े पे, बहुत जल्दी वो नजर आ जाते हैं। सही बात है। तो हमारी पूरी टीम जो है वो एनालिसिस पे भी लगी रहती है, काम करती है कि भाई वो आपका जो डेटा, मतलब अगर मिसमैच शो कर रहा है, जिसको हम कहते हैं रेड फ्लैग डेटा, तो रेड फ्लैग में फिर पता चल जाता है कि गैप कहाँ है, और उसमें पीनल प्रोविजंस भी बहुत हाई हो जाते हैं। राइट, और उस पर हम आगे बात भी करेंगे इनफैक्ट कि अगर कोई फ्रॉड करता है टैक्स पे करने के हवाले से, या कोई अननेसेसरली भरना चाहिए उसको टैक्स लेकिन नहीं पे कर रहा है, तो उसके लिए जो कवानीन है
किस किस्म की सजाएं उसके लिए मुकर्रर की गई, उस पर आगे बात होंगी। लेकिन इसमें एक और सवाल है जो मेरे जहन में उभर रहा है, वो ये, चूंकि आप कह रही हैं, खुद भी कह रही हैं कि जो टैक्स पेयर्स है उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो पहले तकरीबन 70,000 के करीब हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स थे, वो तकरीबन डबल हो गई है वो तादाद, वो नंबर, विच इज़ रियली इनकरेजिंग। लेकिन दूसरी तरफ हम जब मैन पावर की बात करते हैं, टैक्सेस डिपार्टमेंट के मैन पावर की, उसमें कोई ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ गई, टैक्स ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लोग वही हैं, तो उनका काम ज़्यादा बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है जब काम ज़्यादा बढ़ेगा तो एफिशिएंसी नहीं रहेगी काम। नहीं, देखिए, दो चीज़ें इसमें है कि काम जब बढ़ता है तो हमें स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो है वो जरूरी हो जाता है। पड़ता है। अब स्मार्ट वे में अगर हम डिजिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा जो है हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो उस ऑटोमेटेड सिस्टम को हम जितने स्मार्टली अगर डिप्लॉय करते हैं तो वहां पर हमारी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। और आज की तारीख में अगर मैं डेटा अपने एनालिसिस की बात कहूँ, हमारे अगर 1,30,000 से ज्यादा टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड हैं, तो एक्चुअली हमारा 70% जो टैक्स है वो हमारे 1,000 मेजर टॉप टैक्स पेयर्स वही दे रहे हैं। तो बाकी टैक्स पेयर्स का परसेंटेज जो है, जैसे जैसे हम जा रहे हैं 10,000 तक में मैं जाती हूँ तो मेजर हमारा टैक्स उधर ही से आ रहा है, 10,000। तो बाकी टैक्स पेयर्स बहुत ऐसे हैं जो कि निल टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो ये जो निल फाइलर हैं उसमें हमें इजाफा लाना, एफिशिएंसी उसमें हमें दिखानी होगी। तो सिर्फ जो है ये नंबर ऑफ पीपल से नहीं, अगेन स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग, दूसरा कि जॉइंटली हम कितना कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हम कितना कर रहे हैं, हम जॉइंट प्लानिंग, जिसको मैं हमेशा कन्वर्जेंस अप्रोच कहती हूँ, क्योंकि मेरा पिछला काम भी बहुत, भारत सरकार में भी मैंने काम किया या अंडमान एंड निकोबार में काम किया, दिल्ली में काम किया। तो कन्वर्जेंस, इंटरसेक्टोरल, इंटर टीम वर्क को हमें कैसे बढ़ाना है, उसमें इजाफा कैसे करना है, इसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है। हमारी एनफोर्समेंट टीम्स, हमारी असेसमेंट टीम्स अब एक साथ मिल के काम करती है। तो इससे हमने वो कई क्रिटिकल एरियाज में, कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम सेंसिटिव सेक्टर कहते हैं, तो वहां पे हमारा इजाफा हुआ है, क्योंकि हमने जो है मतलब स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ाई है अपने टीम वर्क की। राइटली सेड मैम कि हमारा जो मैन पावर है उसको एक स्मार्टली काम करने के लिए आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, ट्रेनिंग की भी, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की भी, बिल्कुल रेगुलर हम ये कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैपेसिटी। बिल्कुल, जब हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के हवाले से बात करते हैं, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ ऐसी ऐप्स है, क्या कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो हमारे टैक्स पेयर्स के लिए है, ताकि उनको एक सहूलियत, एक कन्वीनियंस मिले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे GSTN जो बैक एंड पे यूनिफॉर्म डेटा पोर्टल का सपोर्ट देता है, क्योंकि हम मॉडल 2 स्टेट है, तो उसमें हमारा अग्रीमेंट है GSTN के साथ, जो कि GSTN पूरा नेटवर्क है, और जिसमें कि बैक ऑफिस हमारा अपना एक वो चलता है, जिसमें सभी हमारे डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। टैक्स पेयर्स के लिए भी वही सिस्टम है, तो हम अपने हर टैक्स पेयर के लिए हर साल हम उस सर्विस के लिए GSTN को हमें पैसा देना होता है, जिससे कि हमारे टैक्स पेयर को भी यह सहूलियत मिले। क्योंकि पहले अब जैसे हम वर्कशॉप करते हैं, आउटरीच करते हैं, पब्लिक आउटरीच है इंडस्ट्री के साथ, ट्रेड एसोसिएशन के, बहुत लोगों ने ये कहा है कि पहले उनको रिपीटेड इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता था, और अब उसमें उनको यह फायदा हुआ है कि उनको ऑनलाइन सिस्टम में जो है इंफॉर्मेशन फिल करने में मुश्किल नहीं आती है, और अपने आप जो है वो कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। और साथ ही साथ जो पहले उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे डिपार्टमेंट्स के, डिपार्टमेंट के, सर्कल ऑफिसर्स के, अब वो चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो सिस्टम सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई है। राइटली सेड मैम, फर्दर मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर, राइट। आपने ये भी बोला कि कुछ टेक्नोलॉजिकल पोर्टल्स है या कुछ ऐसी एप्स है जिसकी वजह से हम अपनी GST फाइल या ITR फाइल कर सकते हैं। क्या उन पोर्टल्स के अलावा आपके पास कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स है या हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिससे एक टैक्स पेयर एक ह्यूमन टच के जरिए उनसे बात करे कि क्या मैं इस मोड पे क्या करूं, इस मोड पे क्या, ऐसा कुछ अवेलेबल है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, अभी इसको देखिए हमने हर सर्कल में, क्योंकि सिर्फ एक जगह से उनका ट्रबल शूटिंग नहीं हो सकता है, इसलिए हर सर्कल में हमने सुविधा केंद्र का एक मॉडल जो शुरू किया है, सुविधा केंद्र जहाँ पे फ्री सर्विसेज अवेलेबल है। तो जैसे कई बार जो है लोग अकाउंटेंट के लिए और वो भी अपना मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए लोग अफोर्ड नहीं, स्पेशली स्मॉल टैक्स पेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें जो है सर्कल ऑफिसेज में हर एक हेल्पलाइन का नंबर
वहां पे दिया हुआ है अपने उनके जितने भी एसोसिएशन है उनके पास में, ताकि वो एसोसिएशन अपने स्मॉल डीलर्स को बता सके कि उनको अगर किसी भी इंफॉर्मेशन की या फैसिलिटेशन सपोर्ट की जरूरत है। सेंट्रलाइज्ड एक का जो है वो GSTN का भी नंबर है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहां पे भी ट्रबल शूटिंग के लिए, क्योंकि कई बार तकनीकी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो ट्रबल शूटिंग के लिए वो सर्विसेज हमारे वो बैकएंड पे IT सिस्टम के लिए वो अलग से दी जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने इसको डिसेंट्रलाइज लेवल पे भी इस तरह का सपोर्ट सर्विस मैकेनिज्म बना दिया है। और जहां तक बाकी इंटरनली सिस्टम्स की बात हुई, तो हमारे एनालिसिस के लिए GST प्राइम है जो कि कर्नाटका का एक NIC से हम लोगों ने उसको सपोर्ट्स में लिया है। वो हमारे अपने ऑफिसर्स के लिए भी बहुत एफिशिएंसी बढ़ाता है। बाकी पोर्टल्स में ई-वे बिल पोर्टल, उसका इस्तेमाल आज की तारीख में फोन पे भी किया जा रहा है। तो पहले गाड़ियों को, जैसे ट्रक्स हैं, उनको अपना नाका है, चेक पोस्ट था, वो अब खत्म हो गया है। लेकिन गाड़ियों का जब चेक किया जाता है रास्ते पे कि उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में सामान को लाया जा रहा है कि नहीं, तो अब जो है वही ऑन स्पॉट जो है वो वेरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ये ऐप फोन में डाउनलोड किया गया है। तो हमारी जो टेक्निकल टीम है, अब पहले गाड़ियों को वो लेकर के आते थे अपने ऑफिस में, ठीक है, तो उससे परेशानी बहुत होती थी। तो अब क्विकली जब वेरिफिकेशन हो जाता है, वो मूवमेंट में कोई बाधा नहीं आती है। तो ये रियल टाइम बेसिस पे बिल का मैम आपने जिक्र किया, और इस हवाले से भी कई दफा हमने लोगों की ग्रीवियंस पढ़ने का मौका मिला है अखबारात में। लोग ये कह रहे हैं, खासकर हमारा चूंकि एक पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार रास्ता है, जब हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, NH44 श्रीनगर जम्मू कौमी इशारा विंटर्स में खासकर हफ्तों बंद रहती है, कई दिनों तक बंद रहती है, अगर ज़्यादा बर्फबारी हुई या कहीं पर कोई पस्सियां गिराई, तो ऐसे में जो ई-वे बिल है, अगर हमारी इंफॉर्मेशन सही है तो उसकी एक मुद्दत होती है, तो वो एक्सपायर हुई होती है, उसके बाद लोग फिर भी फंसे होते हैं, तो उनको बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। तो इस पर हम जरूर बात करेंगे कि क्या इसमें फिजिकल कहीं पर गुंजाइश है, ह्यूमन टच की कई गुंजाइश है, ताकि उन लोगों को राहत मिले। हम इस पर आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे पैनल से कहा जा रहा है कि हमें एक सेगमेंट के लिए रुकना होगा, बल्कि एक सेगमेंट प्रोग्राम इंक्लूड करना होगा, गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जो कि हम सबका पसंदीदा सेगमेंट है, जहां पर हम तालीम के हवाले से बात करते हैं कि जदीद दौर में किस तरह हमें अपने बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करना होगा, उन चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना होगा और उन चैलेंज का कैसे मुकाबला करना होगा। तो ये सेगमेंट आप तक पहुंचाते हैं हमारे अपने डॉक्टर तारिक मरगूब। तो आइए देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे, अगर हम किसी भी जगह के मंजिल पे जाना चाहते हो तो मंजिल तो पता हो, पहले डेस्टिनेशन तो पता हो। मुझे यहाँ से अगर यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे पता होनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी मैं लूंगा। ऑपोजिट साइड में लूंगा तो मेरा एटीट्यूड कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं अगर जितना ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊंगा, तो हमने सुना है योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड, वो बिल्कुल सही है। मगर दूसरे नंबर पे पहले वी शुड नो आवर गोल, आवर डेस्टिनेशन। ये बच्चों में अगर पता चल जाए तो जो बच्चा आज पढ़ रहा है स्कूल में, वो कहता मम्मा मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए वो लग रहा है वो बोझ है। वो कहता मैंने मम्मा का काम किया, मैंने स्कूल का काम किया, मैंने मिस का काम किया। अगर हमने गोल सेट कर दिया, बेटा व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, ये अगर बच्चे के दिमाग में आ गया, ये एक गोल देखिएगा आप, गोल कैसे, गोल सेटिंग सिखाना है बच्चे को। बेटा ये तुम्हारा क्या है, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर, IAS, ये गोल है। इसके लिए जो पढ़ना है ये सीढ़ी है, अब वो पढ़ेगा। गोल्स और ड्रीम में फर्क है। ड्रीम जो है रात को हम देखते हैं, गोल्स हो गए इफ वी गिव अ टाइम लाइन टू दैट गोल, कब तक, उसके लिए स्टेप्स हैं। एक बार में हम सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते, कदमों में जाए। 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, हाउ विल यू अचीव, व्हेन यू विल अचीव। टाइम दे, उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल। ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। बच्चे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन्हें समझा नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनको। ये हमारा जिम्मेवारी है उनको समझाना, कॉन्फिडेंस देना, बेटा तुम कर सकते हो। पहले बोलो तुम्हारा है सेल्फ एस्टीम डाउन है, नहीं बेटा तुम कर सकते हो। स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट मीन्स SMART, स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है, बी स्पेसिफिक। क्या है, डॉक्टर बनना है, कौन सा डॉक्टर बेटा, आंखों का बनना है, पीडियाट्रिशियन बनना है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना, कौन सा, मेजरेबल हो। बेटा उसके लिए एक एक कदम उठाना पड़ेगा। हिमालय पे भी जाना है ना, तो पहला कदम तो उठाना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, ये टाइम बाउंड हो। बेटा आज तो पहले तुम्हें फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन लानी है, फिर सेकंड में। हम क्यों फेल होते हैं, क्योंकि हम प्रायोरिटीज फिक्स नहीं कर पाते हैं। एक्शन प्लान
प्लान करो, उसके ऊपर एक्शन। और आप कभी भी बच्चे को बता सकते हो, बेटा चेंज मत करो गोल पोस्ट, तुम्हें जो है उसकी तरफ नजर रखो, हाँ गिर गए हो कोई बात नहीं, नजर उस पर रखो। देखिए जिम कैरी ने लिखा था, ये लिखना सिखाइए बच्चों को, उन्होंने लिखा था मैं $10 लाख पहली पिक्चर में लूंगा। या ब्रूस ली ने लिखने का सिखाइए, व्हाट इज योर गोल। ब्रूस ली को सब जानते हैं, इसलिए वो कहता है डू नॉट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, प्रे ऐसे ही करके द माउंटेन मैन जिसको कहते हैं, देशनाथ महान जी, जिसने पहाड़ खुदा 22 किलोमीटर की, वो आपने सुना होगा, इसके ऊपर तो पिक्चर भी बन गई। बीवी मर गई थी बेचारे कांधे पे क्योंकि अस्पताल नहीं ले पाया था, फिर इसने वो शुरुआत की। कोई भी कर सकता है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, जर्मेन और जॉर्ज लैंड ने एक किताब में लिखा है थिंकिंग बियॉन्ड में, उन्होंने सर्वे किया था 16,000 बच्चों से, उनको व्हाट इज योर गोल इन लाइफ। उसमें से सिर्फ 60% बच्चों ने बता दिया था क्या हमारा पर्पज है। वो 60% को 15 साल बाद जब उनको वो देखा, उसमें वही थे, 98% वही बने थे जो उन्होंने लिखा था। सो गोल सेटिंग कराया जा सकता है, स्कूल में सिखाया जा सकता है, बच्चे खुद पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, फोकस होगा। ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर तारिक मरगूब साहब हम तक गुड मॉर्निंग एजुकेशन का ये सेगमेंट पहुंचाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट JN की डॉक्टर रश्मि सिंह IAS। डॉक्टर रश्मि, इस सेगमेंट से पहले हमने जिक्र किया था ई-वे बिल का। ई-वे बिल के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा कि इसका ई-वे बिल जो होता है इसका एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन हमने ये सिनेरियो भी देखा जो कि हमने जम्मू कश्मीर की बात की, जो जम्मू से गाड़ियाँ आती है कश्मीर की तरफ, तो आमतौर पर विंटर्स में सड़क या जो NH44 है वो बंद रहती है, उसकी वजह से ई-वे बिल एक्सपायर होता है क्योंकि उनके पास एक ऐप होता है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए ताकि उन्हें इसमें एक्सटेंशन है, उसके हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है डिपार्टमेंट? देखिए एक्सटेंशन तो पॉसिबल है जी, और इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं जो कि नेचुरल अपना ब्लॉकेजेस क्रिएट अगर किसी कारण से हो रहे हैं तो पॉसिबल है। हमारे ऑफिसर्स भी सेंसिटाइज्ड हैं, उन्हें भी पता है कि ऐसे में पिनलाइज नहीं करना है। तो इस पे हमारी ट्रेड बॉडी से काफ़ी चर्चा हुई है और उनके जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, हम मेरे इंस्ट्रक्शन के बाद भी यदि फील्ड पे लगता है कि कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं और हम हमारे जितने ऑफिसर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल हमारा सेल बना हुआ है जहाँ पे इन चीज़ों को हम लोग बहुत संजीदगी के साथ में देखते हैं और ऐसे सिस्टम में भी बिल्कुल वह एक्सटेंशन के लिए जो है पोर्टल में भी ये प्रोविजन है कि हम उसको ये कर सकते हैं। लेकिन अगर कई बार होता है कि पोर्टल का एक्सेस नहीं है, ठीक है, तो अगर वो कनेक्टिविटी नहीं है, पोर्टल का एक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, तो भी जो है इस तरह के मतलब प्रॉब्लम सिचुएशन में जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है रूल्स को ब्लाइंडली अप्लाई करें। ओके वंडरफुल। मैम, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें सुनने में आया कि 10,000 करोड़ के करीब GST के तहत आपको कलेक्शन करनी है, आपको टारगेट दिया गया है और हालांकि 13,000 करोड़ टोटल है, लेकिन उसमें GST का जो पार्ट है वो 10,000 करोड़ के करीब है। पिछले साल गालिबन 7,000 करोड़ के करीब आपने कलेक्शन की। तो इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? पहले तो बताऊं, सिर्फ 7,000 नहीं, करीब 7,300 करोड़ जो कि काफी हमारा फिर नेशनल एवरेज से हमारा इजाफा रहा इसमें जो है कलेक्शन में। और इस साल के लिए इसीलिए हमारी टीम जो है बहुत एंथुसियास्टिक है और हमारे टैक्स पेयर्स भी एंथुसियास्टिक है, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और कई सारी स्ट्रैटेजीज, जैसे मैंने पहले आपके सेगमेंट में कहा कि प्रमोटिव है, कर्तव्य जो फर्ज की बात होती है, कर और तव्य, तो कर्तव्य एज ए कैंपेन जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में जम्मू में एक कभी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था जिसमें सभी टैक्स पेयर्स, स्टेक होल्डर्स और हमारे इंडस्ट्री बॉडीज, यूनिवर्सिटी, बट ताकि मतलब उनके एकेडमिक सर्कल में बच्चे जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनको भी पता हो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमारे साथ में कोलैबोरेट किया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो फुली ऑन बोर्ड इसमें रहे। तो ये कोई सिर्फ डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये पूरे स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट की बात है। तभी जो है जो इस टारगेट को हम देख रहे हैं कि 10,000 करोड़ जो है वो संभव है, लेकिन वह संभव है जब ओनरशिप सबकी बनेगी। तो जिस कर्तव्य और फर्ज की बात एज अ कैंपेन लॉन्च की बात मैं कह रही हूँ, तो उसमें जो है उस कैंपेन इज एक्चुअली नॉट जस्ट टैक्स कंप्लायंस
इट्स ऑल्सो अबाउट टैक्स बिहेवियर, या कि वो मतलब एक पूरा बिहेवियरल पैटर्न जो है जिसमें हमारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं डाउन द चेन, ठीक है, ओनरशिप सबकी होनी चाहिए। तो और साथ ही साथ जो है मतलब बाकी जो लोग अफेक्टेड होते हैं, जो डीलर्स हैं, हमारे टैक्स पेयर्स हैं, हमारे इंडस्ट्री बॉडीज हैं, जिनका डायरेक्ट डिपार्टमेंट के साथ में कॉन्टैक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वह जिनका मैंने शुरू में बात कही, जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनका भी घर बैठे यदि वो एक लैपटॉप खरीद रहे हैं तो मतलब ये उस योगदान हाँ मतलब योगदान में दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट प्रोवाइडेड। मतलब आप उस पे बिल प्रॉपर टैक्स इनवॉइस सिस्टम में चीजों को देखना शुरू करें और यह सोचें देखें कि उसमें हमारा क्या शेयर है। हमारा SGST, आपने कहा कि CGST, वहां भी 50% SGST वो एक फार्मूला के तहत जो है, तो उसमें हमारा स्टेट SGST कितना कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं फॉर एनीथिंग। कोई भी चीज जब हम परचेज करते हैं तो हमें विथ प्राइड उसको देखना है। तो इस प्राइड के साथ यदि हम जाएंगे तो 10,000 क्या, उससे भी हम ज्यादा चाहेंगे। अरे वाह, जबरदस्त। आपके जो कलमात थे काफी इनकरेजिंग है। आई एम श्योर जो आपकी टीम है उन्हें बड़ा जोश पैदा हुआ होगा इन बातों से। अच्छा डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा, एक बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम था ई स्टैंपिंग का, उससे रेवेन्यू जनरेशन में काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग बड़े निराश हैं, बड़े खफा हैं, बड़े डिस्करेज हो गए जो फिजिकल मोड में स्टैंप्स ये स्टैंप्स बनाते थे, जिन्हें हम स्टैंप फरोश बोलते हैं। उनको लगा कि उनकी रोजी रोटी छीनी गई। सरकार ने उनके लिए कोई प्रोविजन रखा है ताकि वो भी इंगेज हो, उनके घर भी चूल्हा जले और उनके बच्चों की भी पढ़ाई हो? देखिए, एक प्रोविजन तो है कि ऑथराइज स्टैंप वेंडर्स, जो ACC आपने देखा, ऑथराइज कलेक्शन सेंटर्स, तो इसकी हम लोग लाइसेंस जो है वह देते हैं। एक स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि हमारा साथ में जिसका टाई अप है, जो इस पूरे ई स्टैंपिंग सिस्टम को रोल आउट करने में गवर्नमेंट की हमारे यहाँ JK में और साथ ही साथ बाकी दूसरे स्टेट्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक इस पूरे प्रोसेस में एक रिक्वायरमेंट होता है, एग्जाम होता है और लोग अप्लाई करते हैं और हमारा बड़ा लिबरल प्रोसेस है। वो DC ऑफिस में उन्हें वहाँ भी मतलब एप्लीकेशन और रिकग्निशन मिलता है। हमारे यहाँ से मान्यता दी जाती है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन पूरी ट्रेनिंग देती है और साथ ही उनमें एक ट्रांजैक्शन फी मतलब इंसेंटिव इनबिल्ट है। तो जितना भी हमारा ई स्टैंपिंग से जो टैक्स कलेक्शन बिल आ रहा है उसमें एक इंसेंटिव जो है वो हमारे ऑथराइज टैक्स जो ACC वेंडर है उनको भी मिल रहा है। तो ये एक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो पीपल शुड अप्लाई फॉर इट एंड आई एम टेलिंग यू वी आर वेरी लिबरल इन गिविंग इट, बिकॉज हम चाहते कि अपना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो भी अवेयर करें एंड उनके माध्यम से लोग अपना प्रॉपर जो है जो भी अपना रजिस्ट्रेशन होती है या वेर एवर स्टैम्प फी इज अवेलेबल इट इज एप्लीकेबल, तो उसमें जो है वो ACC वेंडर्स का भी एक मैम, हमारे पास जस्ट 1 मिनट है अब, तो हम चाहेंगे कि पैगाम की सूरत में, मैसेज की सूरत में आप बता दें कि क्यों टैक्स पे करना जरूरी है और अगर नहीं करते हैं तो ये जुर्म है, इसकी सजाएं भी है। द कैमरा इज योर्स मैम। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी टैक्स पे करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, because revenue generation is what will translate into infrastructure development, into translating many of the public goods into actual ground reality. तो जितना revenue generation में आप सबकी बहुत अहम भूमिका है, जिम्मेदारी बन जाती है और उस जिम्मेदारी को आप समझे और उस जिम्मेदारी का एहसास जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराए, जिससे कि हम ड्यूटी बेयरर्स हम सब अच्छे से बन पाए एंड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी वायलेशन ऑफ लॉ बट बी अ पार्ट ऑफ अ कंप्लायंट टैक्स पेइंग बिहेवियर। थैंक यू सो मच। वंडरफुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुई और आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स हैं जो लोग ने भेजे हैं, लेकिन एक कमेंट में जो चाहूंगा कि इंक्लूड करूं, रिफत जान लिखती हैं गेस्ट स्पीच
बोल्डली सेल्फ कॉन्फिडेंट लेडी, गॉड ब्लेस हर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुई एंड वी विश यू एंड योर टीम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग इंडिया के प्रोग्राम में। आज भी हमारे साथ बराबर 9 बजे तक, और इस प्रोग्राम के बाद ही खबरों के बुलेटिन आप तक पहुंचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और ताबिश को दे इजाजत। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़।